अब देखते हैं एंजाइम क्या होता है। एंजाइम होता है, ये किसने टर्म दी थी? कोहने ने। एंजाइम जो टर्म दी थी वो किसने दी थी? कोहने ने। और जो जो समनर था उसने ये पता लगाया जो मेनली एंजाइम बना किसका होता है? ये प्रोटीन का बना होता है, तो ये प्रोटीनेशियस होता है। समनर फाउंड दैट एंजाइम आर प्रोटीनेशियस। तो ये किसके बने होते हैं? मेनली प्रोटीन के होते हैं। तो ज़्यादातर एंजाइम जो 99% के होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। अमंग ऑल एंजाइम आर ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ये होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और ये जो फर्स्ट क्रिस्टलाइज समनर ने किया था, समनर फर्स्ट क्रिस्टलाइज एंजाइम यूरिएज वाला एंजाइम है जो, उसको क्रिस्टलाइज किया था फ्रॉम जैक बीन। एक कैनवेलिया एंसिफॉर्मिस जो जैक बीन है उसमें से एंजाइम लिया था यूरिएज, और उसको सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया था? समनर ने किया था। और जो पहला एंजाइम कौन सा क्रिस्टलाइज हुआ था वो था यूरिएज। एंजाइम विच इज प्यूरिफाइड इन क्रिस्टलाइट फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूरिएज। सबसे पहले कौन सा एंजाइम क्रिस्टलाइज हुआ था? यूरिएज। और जो पपायन एक एंजाइम है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ था? वो था पपाया था। इसको उसका नाम क्या? पपायन। पपायन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपाया, कैरिका पपाया। और जो पपायन होता है ये प्लांट प्रोटीनेज एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को तोड़ेगा। तो पपायन क्या होता है? एंजाइम है। पर ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड यूरिएज आर एनिमल एंजाइम। तो ट्रिप्सिन पेप्सिन तो मेनली एनिमल एंजाइम है, पपायन सिर्फ क्या है? प्लांट में होता है, और इसे कहते हैं प्लांट एंजाइम। इसमें जिसको एंजाइम के जो काम में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था उसका नाम है अर्बर। अर्बर एंड नथान्स गोट नोबेल प्राइज़ इन 1978 फॉर वर्किंग ऑन एंजाइम। तो दो जनों को 1978 में नोबेल प्राइज़ मिला था एंजाइम पे काम करने पे, अर्बर और नथान्स को। तो मेनली तो ज़्यादातर 99% तो प्रोटीन होते हैं। कुछ एक एंजाइम होते हैं जैसे कि राइबो एंजाइम, वो प्रोटीन के नहीं बने होते। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, दिस स्टेटमेंट इज नाउ मॉडिफाइड ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम। तो कुछ जो एंजाइम होते हैं जैसे कि राइबोजाइम वो प्रोटीन के नहीं बने होते, तो ये नहीं कह सकते कि सारे बने होते हैं। तो कुछ एक होते हैं वो आरएनए के बने होते हैं, उसे कहते हैं राइबोजाइम। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम। तो कुछ न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अपन राइबोजाइम कहते हैं। और ये जो एंजाइम होते हैं सेल के अंदर कैसे होते हैं? कोलॉइड फॉर्म में होते हैं। इन द सेल एंजाइम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड। तो एंजाइम किस फॉर्म में होते हैं? मेनली कोलॉइड फॉर्म में होते हैं। तो जिसमें आरएनए में न्यूक्लिक एसिड आरएनए, जिसमें आरएनए में अगर एंजाइम एक्टिविटी होगी तो उसे कहेंगे राइबोजाइम। अगर आरएनए में विद एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड राइबोजाइम। तो राइबोजाइम होता है आरएनए में अगर मान लो एंजाइम एक्टिविटी है तो उसे क्या कहते हैं हम? राइबोजाइम। तो राइबोजाइम क्या है? नॉन प्रोटीन एंजाइम। राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस पी आर नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। तो ये नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम मतलब कि एंजाइम है पर प्रोटीन का नहीं बना हुआ। टीलोमरेज होता है, वो क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम होता है। टीलोमरेज जो होता है, एक जो न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम होता है टीलोमरेज, जो क्रोमोसोम के एंड पे लगा होता है। टीलोमरेज इज ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम। एंजाइम अक्कर इन ऑल लिविंग सेल ऑफ द ऑर्गन। तो एंजाइम मेनली जो भी लिविंग सेल है वो सब में होता है। तो कोई भी सेल बिना एंजाइम के नहीं रह सकता। नो सेल कैन लिव विदाउट एंजाइम। नो सेल कैन लिव विदाउट एंजाइम। तो सभी इन सेल को जो लिविंग सेल होते हैं उनको एंजाइम की, जो सेल के अंदर एंजाइम होते हैं उन्हें कहते हैं एंडो एंजाइम। जो सेल के अंदर एक्टिविटी करते हैं, जो सेल के अंदर ही एक्टिविटी करते हैं उन्हें कहते हैं एंडो एंजाइम। एंजाइम फंक्शनल इन सेल आर कॉल्ड एंडो एंजाइम। ऑफ द टोटल एंजाइम प्रेजेंट इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया अकाउंट फॉर 70% जो एंजाइम सेल के अंदर होते हैं वो कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और एंजाइम में भी क्या होता है? जैसे प्रोटीन का बना होगा तो उसमें भी क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे प्रोटीन का होता है अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगी। एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? अमाइनो एसिड सीक्वेंस थी प्रोटीन की, जो एंजाइम में भी होगी। एंजाइम एक्टिविटी करेगा तो उसके लिए सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर की जरूरत है। एंड एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो किसी भी प्रोटीन की तरह एक्टिविटी के लिए से भी सेकेंडरी और टर्शियरी में होना पड़ता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे होता है? जो अपने में ही फोल्ड होता जाए, खुद ही एक ही जो प्रोटीन है वो अपने में ही फोल्ड होता जाए, उसे टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। 3D स्ट्रक्चर होता है ये
टर्शियरी स्ट्रक्चर यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। तो ये मेनली प्रोटीन अपने आप ही फोल्ड होता है अपने ऊपर। द चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ, अपने ऊपर ही क्रिस क्रॉस होती है। एंड क्रीव्स और पॉकेट आर मेड, उससे क्या होता है क्राइव्सिस और पॉकेट्स और ये क्या होता है जो सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के ऊपर वो इन पॉकेट्स में अटैच हो जाता है। तो ये छोटे छोटे गड्ढे बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं पॉकेट्स, और इसके ऊपर सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है जिसमें वो एक्टिविटी होती है सबस्ट्रेट की, उससे प्रोडक्ट बनता है। तो जो पॉकेट होती है ये मेनली क्या होती है एक्टिव साइट होती है। वन सच पॉकेट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। तो ये पॉकेट होती है एक्टिव साइट, ये 3D स्ट्रक्चर के कारण बनती है। और एक्टिव साइट में क्या होता है इन पॉकेट इज ए पॉकेट, जो एक्टिव साइट होती है क्रीव्स और उसे पॉकेट कहते हैं, इनटू विच सबस्ट्रेट फिट, तो उसके ऊपर सबस्ट्रेट बैठ जाता है। दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटालाइज रिएक्शन एट द हायर रेट। तो इसके ऊपर सबस्ट्रेट बैठ जाएगा, उसके बाद एंजाइम कैटालाइज कराएगा रिएक्शन, और वो भी हायर रेट पे। और ये एंजाइम इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं उनसे डिफरेंट होता है, ये भी कैटलिस्ट करते हैं रिएक्शन को। और इनऑर्गेनिक कुछ अलग मेटल होते हैं वो भी कैटलिस्ट का काम करते हैं, पर ये जो एंजाइम होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, ये अलग वे में कैटलिस्ट करता है। एंजाइम कैटलिस्ट डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज, बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन। तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वो होता है हाइयर टेम्परेचर में एफिशिएंटली वर्क करता है और हाई प्रेशर में। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम डैमेज हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो ये खास बात है, एंजाइम सिर्फ ज़्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री उससे ऊपर नहीं जा पाता। हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। कुछ एंजाइम होते हैं, बहुत एक्सेप्शन है, जो हाई कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि हॉट वेंट, सल्फर स्प्रिंग आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटेगरी। तो कुछ एक्सेप्शन भी है जो हाइयर टेम्परेचर पे रहते हैं। एक्सेप्शन क्या है, एंड इवन एट हाइयर टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री तक, जैसे कि थर्मोस्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, उनसे कुछ एंजाइम एक्सेप्शन है जो एंजाइम हाइयर डिग्री पे रहते हैं 80 to 90 डिग्री, क्योंकि उनकी थर्मल जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो कुछ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी केमिकल रिएक्शन कैसे कराते हैं, केमिकल कंपाउंड अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो केमिकल मेनली जो रिएक्शन होती है उसमें 2 तरह के चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंजेस सिंपली रेफर टू चेंज इन द शेप विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, शेप चेंज हो जाती है, और जिसके कारण बॉन्ड तो चेंज नहीं होता, बस शेप चेंज हो जाती है। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर। जैसे आइस और वाटर में कन्वर्ट होगी व्हेन वाटर बिकम वेपर, दीज आर फिजिकल प्रोसेसेस। तो चेंज ऑफ मैटर भी हो सकता है, शेप भी चेंज। तो ये 2 तरीके से होते हैं, मेनली फिजिकल प्रोसेस होते हैं। अगर बॉन्ड ब्रोकन हो जाए और न्यू बॉन्ड बन जाए उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल प्रोसेस तो होता है मेनली जिसमें स्टेट ऑफ मैटर का चेंज हो जाए पर बॉन्ड ना टूटे, शेप चेंज हो जाए। केमिकल में क्या बॉन्ड टूटेगा, और मेनली इसमें क्या होगा, इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और ये केमिकल रिएक्शन होती है। और ये होती है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज ए ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो मेनली तो जो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मान लो रिएक्शन होती है इनऑर्गेनिक जो बॉडी के बाहर होती है, बॉडी के अंदर मान लो स्टार्च टूटता है ग्लूकोज में, तो क्या होएगा, मेनली इसको कहेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। इसे बॉन्ड भी टूटा है ना तो केमिकल है, ऑर्गेनिक है तो बॉडी के अंदर है। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस रेफर टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना प्रोडक्ट बना। तो रेट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट और कितना बना पर मिनट पर सेकंड। तो यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम, एक टाइम में कितना प्रोडक्ट बना उसे कहते हैं रेट। और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। तो अपन इसमें कैसे पढ़ेंगे एंजाइम में, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है नहीं, वेलोसिटी मतलब वो कितनी स्पीड से प्रोडक्ट बना रही है, तो इसको अपन वेलोसिटी के उसमें देखेंगे रेट को। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर। तो मेनली जो रेट होता है वो कितने तेजी से होएगा, वो कम होएगा, वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो उसकी एक्टिविटी हो जाएगी आधी हो जाएगी। 10 डिग्री मान लो कम कर दिया तो उसकी डबल भी हो सकती है। तो 10 डिग्री पे उसकी एक्टिविटी हाफ और डबल हो सकती है।
तो 10 डिग्री याद रखना, 10 डिग्री पे मेनली उसकी जो रिएक्शन की होती है, जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है, हाफ या डबल हो सकती है। और जो मेनली रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट रिएक्शन होती है, वो हायर रेट पे होती है देन द अनकैटलिस्ट वन। तो एंजाइम जो कैटलाइज कराएगा वो रिएक्शन फास्ट होएगी। व्हेन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन आर ऑब्जर्व द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैट। तो जो भी अनकैटलाइज होगी उससे ज़्यादा फास्ट होगी कैटलाइज में जो एंजाइम कराता है। एग्जाम्पल, बाय यूजिंग एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो एक एंजाइम होता है साइटोप्लाज्म में कार्बोनिक अनहाइड्रेज, वो रिएक्शन कितनी स्पीड से कराता है, रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली 6 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म एवरी सेकंड। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज 6 लाख मॉलिक्यूल बना सकता है एवरी सेकंड। तो इतनी फास्ट रिएक्शन करा सकता है एंजाइम। और इससे पता लगता है कि जो कैटलिस्ट रिएक्शन होता है एंजाइम से वो फास्ट होती है, जो बिना एंजाइम की रिएक्शन होती है अनकैटलिस्ट, वो स्लो होती है। द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन। तो मेनली एंजाइम का काम होता है एक्सेलरेट करना रिएक्शन रेट को बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड। तो इसकी जो एक्टिविटी होती है ज़बरदस्त होती है कैटलिस्ट रिएक्शन करवाने में। तो ये मेनली कैटलिस्ट का काम करता है एंजाइम, और ये रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है। देयर आर 1000 टाइप ऑफ एंजाइम ईच कैटेलाइज यूनिक केमिकल एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो यूनिक तरीके से केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाते हैं। मल्टीपल स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड मेटाबॉलिक। तो कई बार होती है जैसे ग्लाइकोलिसिस है, मल्टी स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से जब मान लो CO2 H2O बनना होता है तो ये मल्टी स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन ईच स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय सेम एंजाइम। जस्ट या तो एक ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी करा सकते हैं या डिफरेंट एंजाइम हर स्टेप को करा सकते हैं, और इस पूरे पाथवे को कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। एग्जाम्पल क्या, इट एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड व्हेन 10 डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज्ड मेट। तो जब मान लो पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस में, तो क्या होता है मेनली जो हर स्टेप पे एंजाइम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और पूरे पाथवे को कहेंगे हम मेटाबॉलिक पाथवे। एट दिस स्टेज यू शुड नो द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे विद 1 or 2 एडिशनल रिएक्शन गिव राइट टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। तो मान लो एक और एडिशनल रिएक्शन करवा दें अपन अलग अलग, तो उससे क्या होगा, एंड प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि स्केलेटल मसल में एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनेगा, नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड बनाएगा। उससे आगे मान लो क्या होना है वो डिपेंड करता है कौन सा रिएक्शन होएगा, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होएगा। मान लो अगर लैक्टिक एसिड बना तो डिफरेंट एंजाइम एनारोबिक कंडीशन जो स्केलेटल मसल में बनता है। प्रोडक्ट सेम सबस्ट्रेट से अलग अलग प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, एंजाइम कैटलिस्ट कर रहे हैं। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड बनता है, एनारोबिक कंडीशन में वही लैक्टिक एसिड बन जाता है। इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन सेम पाथवे लीड टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो सेम चीज ईस्ट में क्या बन जाएगी, इथेनॉल बन जाएगी। तो ये डिफरेंट कंडीशन पे और एंजाइम पे डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो डिफरेंट कंडीशन में क्या बनेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। हैंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म। जैसे ईस्ट में इथेनॉल, नॉर्मली एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बन रहा है, पायरुविक एसिड एरोबिक में बन रहा है। तो अब ये पता लगाते हैं कि इतनी हाई रेट से केमिकल रिएक्शन कैसे करवा पाता है एंजाइम। इतनी जो हाई रेट पे केमिकल रिएक्शन कराता है वो एंजाइम कैसे करा पाता है। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। तो इतनी जो फास्ट होती है वो कैसे करा पाता है। जो केमिकल मेटाबॉलिक कन्वर्जन को उसको कहते हैं, हम रिएक्शन कहते हैं। केमिकल इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। जो केमिकल प्रोडक्ट बनाता है वो उस केमिकल का नाम होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। हैंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एक्टिव साइट। तो जो मेनली एंजाइम 3D होता है क्योंकि इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक्टिव साइट होती है जो पॉकेट होती है, कन्वर्ट जो सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है और वो किस में बनाया था, प्रोडक्ट बन जाता है। सिम्बॉलिकली इट इज डेप्रिसिएटेड एज सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। तो इससे पता लगता है सबस्ट्रेट को एक एक्टिव साइट, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उस पर अटैच होना होता है और प्रोडक्ट बन जाता है। इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड टू द एंजाइम एट द एक्टिव साइट विद इन द जो गिवन पॉकेट होती है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। वहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है और प्रोडक्ट बना देता है। तो सबस्ट्रेट एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी तरफ जाएगा। सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट। तो उसको जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उस तरफ जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से अटैच हो जाएगा तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दस ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ई स्टैंड फॉर एंजाइम। तो अब एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा।
और ये थोड़ी देर के लिए बनेंगे कॉम्प्लेक्स, वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा सबस्ट्रेट। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फिनोमिना। जो एंजाइम रिलीज होती है ड्यूरिंग एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो कुछ जब बाइंडिंग करते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें कुछ रिलीज होती है एनर्जी, उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ड्यूरिंग द स्टेट व्हेन सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, एंजाइम की जो एक्टिव साइट पे बाउंड होता है, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट का ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तो सबस्ट्रेट का जो शेप चेंज हो जाती है और ट्रांजिएंट एक स्टेट स्ट्रक्चर बन जाता है और उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेट का बनता है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन एनर्जी रिलीज होगी, उसमें क्या होगा, थोड़े बॉन्ड बनेंगे, कुछ टूटेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट एक्टिव साइड से चला जाएगा। वेरी सुन आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कम्प्लीटेड, जब जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक भी जाते हैं, बन भी जाते हैं, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइड, जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिलीज हो जाएगा एक्टिव साइड से। अदर वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफर्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या होता है, बस ये एक्टिव साइड से अटैच हो जाता है एंजाइम के और वो कन्वर्ट कर देता है। पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बीच में आएगा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बनने के बीच में एक। देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो खूब सारे जो बीच में स्ट्रक्चर बन सकते हैं जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बन रहा होता है। जो बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। मेनली सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट तो स्टेबल होता है, बीच में जो भी बनते हैं वो ज़्यादातर अनस्टेबल बनते हैं स्ट्रक्चर। Implicit in the statement is the fact that all other intermediate structure are unstable। तो intermediate जो भी होते हैं वो unstable होते हैं। Stability is something related to energy status of the molecule of the structure। तो stability किस पे डिपेंड करती है, उसकी एनर्जी कितनी है। मान लो एनर्जी एक स्टेबल स्टेट पे है तो उसे कहते हैं स्टेबल। तो ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। मान लो वाई एक्सिस को अपन पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं और एक्स एक्सिस को प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रांसपोजिशन स्टेट कहते हैं या फिर ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, एक सबस्ट्रेट है, एक एंजाइम, उसको है ना एक एंजाइम की ज़रूरत है। तो एक एंजाइम की वजह से उसने क्या किया, अपना जो एनर्जी थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, उसकी एनर्जी यहाँ पे आ गई, पहले उसकी एनर्जी इतनी थी तो वो अनस्टेबल हो गया, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आएगी। उसके बाद उसकी एनर्जी वापस रिलीज हो जाती है, वो क्या होता है, एनर्जी कम हो जाती है और वो प्रोडक्ट बन जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। ये एक प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है। मान लो कोई बिना एंजाइम के कैटालिस्ट रिएक्शन है, वो भी ऐसे एनर्जी बढ़ा देगा, बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो क्या होएगा, रिलीज होएगी एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा एक्टिवेशन रिलीज होएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, रिलीज होती है। तो you would notice two things, the energy level difference between substrate and product। if P is at the lower level than the S, the reaction is called exothermic reaction। तो अगर मान लो सबस्ट्रेट इस लेवल पे है और प्रोडक्ट इस लेवल पे है तो ये एनर्जी यहाँ पे पहुँचने के लिए ये सारी क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्सोथर्मिक मतलब बाहर निकलना, एनर्जी का निकलना। तो ये जो सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई है, पोटेंशियल एनर्जी, उस वजह से एनर्जी निकलती है और उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एनर्जी का निकलने को कहते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें कोई एनर्जी अपने को देनी नहीं पड़ती, ये रिलीज होएगी। वन नीड नॉट टू सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो अपने को एनर्जी नहीं देनी, ये एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, सबस्ट्रेट को एक बारी ऊपर जाना ही पड़ता है, सबस्ट्रेट को एक बार ट्रांजिशन स्टेट में जाना ही पड़ता है ऊपर। तो ये मान लो एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, एनर्जी रिक्वायरिंग। एंडोथर्मिक मतलब अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्सोथर्मिक रिलीज होएगी एनर्जी। सबस्ट्रेट हैव टू गो थ्रू मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। पर एंडो चाहे एक्सो, पर एक बार ट्रांजिशन स्टेट जरूर आएगी और इसमें ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये होती है एनर्जी सबस्ट्रेट की बढ़ जाना। The difference in energy content of S from the transition state is called activation energy। जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, ट्रांजिशन स्टेट का और सबस्ट्रेट का, उसे कहते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन जो अपनी होती है बॉडी में वो होती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जो एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग करते हैं डाउन द एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन मेक द ट्रांजिशन ऑफ, जो
एंजाइम का क्या काम है, एक तो बिना एंजाइम की रिएक्शन हो रही है वो ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच गई, जो एक्टिवेशन एनर्जी रिलीज होएगी वो ज़्यादा होएगी, और जो एंजाइम से हो रही है वो यहाँ पर है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस है जो एंजाइम ने कम कर दिया सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने में, उसे इसलिए प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा, तो आसानी हो जाएगी। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनने में एंजाइम की हेल्प से आसानी हो जाती है। जो नेचर होता है एंजाइम एक्शन का वो क्या होता है, ईच एंजाइम हैज़ अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल। तो हर एंजाइम में एक सबस्ट्रेट एक्टिव साइट होगी, सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड। तो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में ये डिसॉल्व हो जाता है। कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, डिसोशिएट इनटू प्रोडक्ट एंड अनचेंज एंजाइम विद द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ी देर के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम रिलीज हो जाता है, बीच में एक एंजाइम प्रोडक्ट भी जो कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा। जो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो एसेंशियल होता है कैटालिसिस के लिए, तो जो कॉम्प्लेक्स बनना बहुत ज़रूरी होता है। कैटालिस्ट साइकिल ऑफ एन एंजाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग स्टेप। द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो सबसे पहले याद रखना जो पहला स्टेप होता है वो होता है सबस्ट्रेट का बाइंडिंग करना एंजाइम की एक्टिव साइट से, और जो एंजाइम उससे क्या होगा, जो एंजाइम है उसकी शेप चेंज हो जाएगी और वो सबस्ट्रेट से और अच्छी तरह से बाइंड करेगा। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप एंड फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। उससे क्या होगा, जब बाइंड करता है एक्टिव साइट पे तो एंजाइम क्या होता है और थोड़ी शेप चेंज कर लेता है, जिसके कारण वो टाइटली बाइंड कर जाता है सबस्ट्रेट से। अब एक्टिव साइट क्या होगी, नाउ इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो क्लोज हो जाती है सबस्ट्रेट के, और उसके केमिकल बॉन्ड होते हैं जो सबस्ट्रेट के वो तोड़ देता है, और न्यू एंजाइम प्रोडक्ट और नया जो एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एनर्जी रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल। तो धीरे धीरे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, प्रोडक्ट अपना निकल जाता है और एंजाइम रिलीज हो जाता है, वो नए मॉलिक्यूल के बाइंड कर जाता है एंड रन थ्रू द कैटालिस्ट साइकिल वंस अगेन। तो ये नई साइकिल एक शुरू हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है, दो मॉडल डिस्क्राइब किए थे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। जो पहली थीसिस थी वो क्या थी, लोक एंड की हाइपोथेसिस। जो एंजाइम और जो सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं वो लोक एंड की से बाइंड करते हैं, लोक एंड की हाइपोथेसिस। और ये टेम्पलेट मॉडल है, वो किसने दिया था, एमिल फिशर ने। इसमें क्या कहा था, मान लो ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट पे और वो एक बिल्कुल फिट हो जाएगा एक्टिव साइट में। अगर थोड़ा भी चेंज है तो एंजाइम अपना शेप चेंज कर लेगा और ये फिट हो जाएगा। ये हो जाए लॉक एंड की तरह, जैसे लॉक की डालते हैं ना, पंजाबी डालते हैं ताले में, तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एट स्पेसिफिक शेप। तो ये मान लो रेक्टेंगल है एक्टिव साइट, तो रेक्टेंगल ही आएगा। अगर मान लो सबस्ट्रेट ऐसा होएगा, गोल होएगा, तो मुश्किल हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एट स्पेसिफिक शेप। तो ये जो स्पेसिफिक शेप होती है एक्टिव साइट की, उसी में फिट कर जाता है सबस्ट्रेट। शेप ऑफ द एक्टिव साइट इन सच ए वे दैट इट फिट इन द सबस्ट्रेट। तो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट फिट हो जाते हैं आपस में। कंपाउंड सिमिलर टू सबस्ट्रेट इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो एक और जो कोई कंपाउंड है एक्स मान लो, और उसकी शेप भी ऐसी है सबस्ट्रेट जैसी शेप है, तो वो भी बाइंड कर सकता है और वो एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, मतलब कि सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देगा। इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी द सपोर्ट्स टेम्पलेट मॉडल। तो इससे टेम्पलेट मॉडल का पता लगता है कि एक स्पेसिफिक शेप होती है, उस पर डिपेंड करता है कि वो बाइंडिंग होएगा नहीं होएगा। दिस मॉडल एक्सप्लेन स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम एक्शन। तो स्पेसिफिक होता है कुछ सबस्ट्रेट के लिए, और ये इनहिबिट भी हो सकता है अगर सेम शेप का सबस्ट्रेट हो। तो लॉक एंड की मॉडल एंजाइम एक्शन रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो एक स्पेसिफिक टाइप का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो उसी की शेप का होगा उसी से ही बाइंड करेगा। दूसरा मॉडल था इंड्यूस फिट मॉडल। एक तो था अपना कि लॉक एंड की, एक था इंड्यूस फिट मॉडल। ये किसने दिया था, कोशलैंड ने दिया था। अकॉर्डिंग टू कोशलैंड सबस्ट्रेट एंड एंजाइम है डिफरेंट शेप। इसने क्या कहा था, सबस्ट्रेट और एंजाइम डिफरेंट शेप के होते हैं।
When substrate come in contact with the enzyme active site, there are some conformation change in enzyme shape and enzyme tightly bind to the मतलब कि इसने कहा था कि चलो सर मतलब शेप अगर मान लो ऐसी भी है तो भी ये बाइंड कर जाएगा और एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी और वो एक्टिव साइट ऐसी बन जाएगी, तो एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी और इसे कहते हैं इंड्यूस फिट। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है एंजाइम एक्टिविटी? एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन विच अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। लाइक टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, कम कर दें, 10 डिग्री बढ़ा दिया तो आधी एक्टिविटी हो जाती है, कम कर दिया तो डबल हो सकती है। तो ये टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और पीएच पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे। दिस इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी डिपेंड करता है, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल इनिबिटर पे भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, पीएच। तो टेम्परेचर एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो कुछ को स्पेसिफिक टेम्परेचर जैसे 35 से 38 डिग्री तक एंजाइम को, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच जैसे मान लो 7.0 7.3 तक पीएच चाहिए होता है। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। मान लो स्टमक है, स्टमक में एसिड बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ के एंजाइम मेनली जो पीएच होती है 4.24 एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं, तो उनके लिए वही जो है कंडीशन होती है वो बेस्ट होती है, उसे कहते हैं ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर। मान लो किसी को 37 डिग्री पे करना है, अगर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री है, अगर मान लो 42 कर दिया तो भी खराब है, 30 कर दिया तो भी खराब है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेट। लो टेम्परेचर होता है वो प्रिजर्व रखता है इनएक्टिव स्टेट में, वाइल हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज। हाई टेम्परेचर तो टर्शियरी स्ट्रक्चर को तोड़ देगा, बॉन्ड तोड़ देगा। लो टेम्परेचर के उसको इनएक्टिव बना देगा कुछ देर के लिए, और जो हाई टेम्परेचर होता है तोड़ देता है, बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचुरेटेड बाय हीट। तो डीनेचुरेशन हो जाती है हीट की वजह से। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ एंजाइम विल इंक्रीज। शुरू में तो बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, जैसे जैसे 0 से अपन 20 25 30 पे गया बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। तो मान लो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बढ़ाया 0 डिग्री 40 50 60, तो धीरे धीरे उसकी एंजाइम एक्टिविटी और बढ़ाने से कम हो जाएगी। मान लो यहाँ पे 50 डिग्री है और यहाँ पे 0 डिग्री है, तो ये 0 से 50 पे गया, तो बीच में जैसे मान लो 35 डिग्री है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम। पीएच का भी ऐसे ही, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी पीएच पे भी। एट टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग पॉइंट एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड, मतलब कि जैसे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है टेम्परेरी। जैसे ड्राई सीड होती है ना, जिसमें हाई टेम्परेचर उसमें चाहिए होता है, देन जर्मिनेटिंग सीड हाइड्रेशन मेक्स एंजाइम सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो जो जर्मिनेटिंग सीड होती है वो उसको पानी मिला होता है तो टेम्परेचर से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, ड्राई सीड इतनी सेंसिटिव नहीं होती। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, वेलोसिटी मतलब रेट, कितना वो प्रोडक्ट बना रहे हैं फटाफट। वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन राइज एट फर्स्ट। मान लो यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल था सबस्ट्रेट का, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, तो वेलोसिटी या रेट उसका पहले तो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, धीरे उसके बाद वो डिक्लाइन कर जाएगा और एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो जहाँ पे उसकी वेलोसिटी मान लो टोटल उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पहुँची 80, उसकी हाफ है यहाँ पे 40 और यहाँ पे 0। जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम की जो 80 की हाफ पहुँची है, कोई भी वी मैक्स मान लो 100 की 50 80 की 40, तो वी मैक्स बाई 2 जो मैक्सिमम का हाफ है वो वेलोसिटी पहुँचेगी उस जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कहेंगे हम केएम वैल्यू। उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहाँ पे वी मैक्स बाई 2 हो गया, मैक्सिमम का हाफ हो गया, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है केएम वैल्यू। दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट जितने नहीं होते, सबस्ट्रेट तो आते रहेंगे। एंजाइम मान लो 2 हैं, सबस्ट्रेट अपन ने 1 बढ़ाया, दूसरा बढ़ाया, 2 तो हो गए, 3 के बाद वो एंजाइम तो 2 ही थे, तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। मान लो 4 एंजाइम है, अपन ने 1 सबस्ट्रेट दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 4 तक तो वो फुल हो गए, 5वें में वो सैचुरेट हो जाएंगे। तो केएम क्या होता है? केएम होता है मिशेल मेंटन कांस्टेंट। केएम क्या होता है? मिशेल मेंटन कांस्टेंट। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंजाइम एक्शन ऑफ सबस्ट्रेट वाज प्रोवाइडेड बाय मिशेल एंड मेंटन। तो ये जो अपन ने वेलोसिटी और सबस्ट्रेट की जो रिएक्शन देखी है मैथमेटिकली किसने बताया? वो बताया मिशेल एंड मेंटन ने।
वो कर्व क्या होता है, हाइपरबोलिक होएगा, जो कर्व होएगा ये उसे कहते हैं हाइपरबोलिक। लो Km वैल्यू, एंजाइम डिसोशिएट कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्शन, मतलब कि एक अपने को एंजाइम डिसोशिएट कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट चाहिए होता है, उसको कहते हैं लो Km वैल्यू में एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है। इनिबिटर क्या होते हैं, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल बाइंड टू द एंजाइम। और एक बार लो Km को समझ लेते हैं। मान लो ये Km है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी हाफ की मैक्सिमम पहुँच गई। मान लो उसकी 10 मॉलिक्यूल पे हाफ की मैक्सिमम पहुँचती है, और एक एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी 4 मॉलिक्यूल पे हाफ मैक्सिमम की हाफ पहुँच जाती है। तो जिसकी 4 मॉलिक्यूल में पहुँच जाती है वो ज़्यादा बढ़िया है, उसकी जल्दी पहुँच गई। तो जो 4 मॉलिक्यूल वाला है उसकी Km वैल्यू कम है और उसकी एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाउंड टू द एंजाइम। तो ये मान लो, और जो इनिबिटर होते हैं उनके भी सेंसिटिव होते हैं। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल स्टफ शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड इनिबिशन। अगर मान लो कोई केमिकल बाइंड कर जाता है एंजाइम और उसकी एक्टिविटी को बंद कर देता है, उसे कहते हैं अपन केमिकल कहते हैं इनिबिटर। तो जो एंजाइम इनिबिशन होती है वो मेनली 3 टाइप की होती है, कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव और इरिवर्सिबल। एंजाइम इनिबिशन 3 टाइप की होती है, कम्पिटिटिव, व्हेन इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट। मान लो एक जैसी शेप है सबस्ट्रेट की भी और इनिबिटर की, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, उसे कहते हैं कम्पिटिटिव इनिबिटर। मान लो एंजाइम और सबस्ट्रेट भी ऐसी शेप का है, स्क्वायर शेप का है, और इनिबिटर भी स्क्वायर शेप का है, तो सेम शेप के इनिबिटर बाइंड कर जाएगा तो क्या आएगा, इसे कहेंगे हम कम्पिटिटिव इनिबिटर। मान लो कि सेम शेप के हैं। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट द इनिबिटर कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट। तो इनकी जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड टू द एंजाइम, तो इनकी जो कंपटीशन होता है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड पे क्यों आएगा, उनका स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। कंसिक्वेंटली सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, जिससे कारण सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट एंजाइम एक्शन कम हो जाएगा और इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक, एग्जांपल है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज होता है, जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज होता है बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल सबस्ट्रेट सक्सिनेट। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है वो इनिबिट होता है मेलोनेट से, और जिसका सबस्ट्रेट होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वो सक्सिनेट होता है, पर सक्सिनेट और मेलोनेट का शेप सेम होता है, तो मेलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजन है उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। मेनली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनके अंदर भी एंजाइम होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, जो उनके एंजाइम होते हैं उनको मान लो कुछ खाना चाहिए तो अपन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक ऐसी शेप की बना देगी, उनके जो खाना होता है सेम शेप की, इसके कारण बैक्टीरिया पे जो सबस्ट्रेट को लगना था या फूड को लगना था उसकी जगह एंटीबायोटिक अटैच हो जाएगी और वो डिस्ट्रॉय कर देगी एंजाइम को और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देगी। तो अपने को जो बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजन होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी अपन कम्पिटिटिव इनिबिटर का यूज़ करते हैं। सच कम्पिटिटिव इनिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। जो ब्लॉकिंग एंजाइम होती है, ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट इज कॉल्ड, जो एक्टिव साइट को ब्लॉक करने से जो ब्लॉकिंग होती है उसे कहते हैं हम कम्पिटिटिव इनिबिशन। कम्पिटिटिव इनिबिशन गिव एविडेंस फॉर लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन। तो कम्पिटिटिव इनिबिशन किस पे डिपेंड करता है, जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस पे। कम्पिटिटिव इनिबिशन याद रखना रिवर्सिबल होती है, इंपॉर्टेंट है। तो कम्पिटिटिव इनिबिशन जो होती है वो होती है रिवर्सिबल होती है। अब बात करते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन। इनिबिटर डज नॉट शो एनी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होता है और इनिबिटर होता है उनकी शेप अलग अलग होएगी। इसमें जो नॉन कम्पिटिटिव होएगा, सबस्ट्रेट मान लो इस शेप का है तो इनिबिटर गोल शेप का भी हो सकता है, तो इनमें शेप का डिफरेंस होएगा। एग्जाम्पल साइनाइड एंड नर्व गैस। नर्व गैस क्या होती है, डाईआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। तो DFP नर्व गैस और साइनाइड होती है। इनका जो इनिबिशन का तरीका होता है वो सबस्ट्रेट को स्ट्रक्चर को मैच नहीं करता है। साइनाइड किसको करती है, जो ETC में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसको इनिबिट करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है उसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनिबिट करती है नॉन कम्पिटिटिव तरीके से। साइनाइड इनिबिट कौन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है। सबस्ट्रेट क्या होता है, इसके लिए साइटोक्रोम C होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का जो सबस्ट्रेट होता है वो साइटोक्रोम पर साइनाइड इनिबिट करता है। और ये किस तरह इनिबिट करता है, ना कि ये मेनली कैसे करता है, ये सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर सेम नहीं होता साइनाइड और जो मेनली साइटोक्रोम C होता है। इसमें क्या होता है, ये नॉन कम्पिटिटिव तरीके से इनिबिट करता है।
तीसरे टाइप का पढ़ते हैं एलोस्टेरिक इनिबिशन, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनिबिशन। दिस इनिबिशन इज रिवर्सिबल एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। ये जो इनिबिशन होती है नॉन कॉम्पिटिटिव होती है और रिवर्सिबल होती है। जो अपन ने नॉन कॉम्पिटिटिव बनी थी वो तो इरिवर्सिबल थी, जो नॉन कॉम्पिटिटिव पढ़ी थी अपन ने ये तो इरिवर्सिबल थी, और जो कॉम्पिटिटिव वो रिवर्सिबल है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव भी है और रिवर्सिबल भी है। इन फीडबैक इनिबिशन इनिबिटर मॉड्यूलर इज अटैच टू द एक्टिव साइट टू द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। इसमें क्या आएगा, इसमें ऐसा होएगा कि जो इनिबिटर है वहाँ पे एक मान लो एक साइट एंजाइम यहाँ पर है, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ना कि एक्टिव साइट पे अटैच होएगा। तो इसमें खास बात होती है कि इसमें अदर देन एक्टिव साइट पे अटैच होएगा। फीडबैक इनिबिशन इज कॉल्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम बाय एक्यूमुलेटेड एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो प्रोडक्ट ही क्या होता है जो दूसरी साइड होती है वहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक्टिव साइड को ब्लॉक को शेप चेंज कर देगा, जिसके कारण सबस्ट्रेट अटैच नहीं होएगा। इनिबिशन ऑफ हेक्सोजिनेज एंजाइम बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हैंस इज आल्सो कॉल्ड एंड प्रोडक्ट इनिबिशन। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो ग्लूकोज से, उसमें क्या आएगा, मेनली जो हेक्सोकाइनेज रिएक्शन कंडक्ट कराता था हेक्सोकाइनेज को ही इनिबिट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो उसका प्रोडक्ट होता है। और एग्जांपल फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इन एलोस्टेरिक इनिबिटेड बाय हाई लेवल ऑफ एटीपी दैट इनिबिटिंग द रेस्पिरेशन। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एटीपी से इनिबिट हो जाता है, ना कि वो एक्टिव साइट पर अटैच होता है, वो किसी और साइट पर अटैच होता है। अब पढ़ते हैं अपन आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर तो इनका डिफरेंट होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पर एक्टिविटी ये सेम कराते हैं, मतलब कि सेम ये एक्टिविटी करा रहे हैं पर इनका स्ट्रक्चर अलग है। एंजाइम हैविंग डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग आइडेंटिकल एक्टिविटी आर कॉल्ड आइसो एंजाइम। तो इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो तो डिफरेंट है पर एक्टिविटी सेम है। सम एंजाइम आर फाउंड इन मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म इन सेम सम ऑर्गन। तो इसमें क्या होता है, जो इनका एक एंजाइम होता है उनकी बहुत सारी मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। एंड हैव सबस्ट्रेट एक्टिविटी आर कॉल्ड सेम सबस्ट्रेट एक्टिविटी आर कॉल्ड आइसो एंजाइम। जैसे कि LDH टेक इन द कैटालिसिस ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट। अल्फा अमाइलेज हैज 16 आइस, तो LDH हो गया या अमाइलेज हो गया, मतलब खूब सारे जो एंजाइम होते हैं उनमें कई सारे आइसो एंजाइम होते हैं। आइसो एंजाइम डिफरेंट इन एक्टिविटी। तो एंजाइम क्या होता है, दैट एक्ट्स विद इन द सेल आर कॉल्ड एंजाइम। जो एंजाइम सेल के अंदर ही काम करते हैं उसे एंडोएंजाइम करते हैं, लाइक एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम या उसका नोमेनक्लेचर, जो एंजाइम का नाम कैसे रखे या फिर उसका जो रिएक्शन होती है उसके तरीके पे उसको डिफरेंट टाइप की रिएक्शन कराता है। जैसे मान लो हाइड्रोलेज क्लासिफिकेशन है, हाइड्रेटेज होगी या फिर ऑक्सीडोरिडक्टिव, तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है इसकी। क्लासिफिकेशन क्या है, 1000 ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड आइसोलेटेड एंड स्टडीड। तो बहुत सारे एंजाइम है जो डिस्कवर हुए हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट नेम एंड देन रिएक्शन नेम। तो मान लो इसमें जो नाम रखते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, उसका प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम हैज़ बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। तो उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा है, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज होगी। एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस विद 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम अकॉर्डिंग टू देयर 4 डिजिट नंबर। तो मेरे 6 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। पहली क्लास है ऑक्सीडोरिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज। जो ऑक्सीडोरिडक्टेज है उसमें क्या होता है, एंजाइम विच कैटालाइज द ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द टू सबस्ट्रेट। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीडो रिडक्शन होती है, एक सबस्ट्रेट का तो ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होएगा। मान लो 2 सबस्ट्रेट है S और S डैश, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होएगा, तो एक में क्या होएगा, जो S होएगा उसमें क्या होएगा, रिडक्शन होएगी, जो दूसरे में क्या ऑक्सीडेशन होएगी, सबस्ट्रेट भी अलग अलग बन जाएंगे। तो ये होती है ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन। एक होती है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज में क्या होता है, एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। जैसे मान लो हाइड्रोजन है कोई अदर देन हाइड्रोजन कोई G है, बिटवीन ए पेयर और सबस्ट्रेट S और मान लो एक में CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, जो एक प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से लेकर दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर कर दिया। एग्जांपल हेक्सोकाइनेज, उसमें क्या होता है, एक सबस्ट्रेट है उसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया ATP की वजह से, तो ATP से जो फॉस्फोरस है वो चला गया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया और ADP बन गया। तो ये ट्रांसफेरेज रिएक्शन होती है। अब पढ़ते हैं पर हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज में क्या होता है, एंजाइम कैटालाइज
हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक और सीसी बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होती है किसी भी बॉन्ड की, वाटर की रिक्वायरमेंट करके वो उसको तोड़ देता है। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं बिलोंग टू दिस ग्रुप, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज, तो वो किस में आते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम में आते हैं। पपायन गैप, ये प्लांट प्रोटीएज है और ये फाउंड होता है पपाया में। एंजाइम आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म टू प्रोटेक्ट द सेल। तो मेनली क्या होता है, एंजाइम जो रिलीज होता है वो सेल से बाहर निकलता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में, उसे कहते हैं जाइमेज। बाहर निकल के बाद जहाँ पे उसको एक्टिविटी करनी है वहीं पे जाके एक्टिव होएगा, फिर वो रिएक्शन करेगा। तो ये मेनली क्या होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम वो किस उसमें आते हैं ग्रुप में, वो आते हैं हाइड्रोलेज। तो जो मेनली हाइड्रोलेज में कौन से आते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब पढ़ते हैं चौथा ग्रुप, लाइज, एंजाइम दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग द डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, जो लाइज होता है इसमें हाइड्रोलेज में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो लाइज में क्या होता है, इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आइसोमेरेज इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिक। इसमें क्या होता है, जो आइसोमर होते हैं ना, जियोमेट्रिक, ऑप्टिकली, इनको कन्वर्ट करते हैं, तो ये कहते हैं आइसोमर्स, आइसोमेरेज कहते हैं। लाइगेज क्या होते हैं, एंजाइम कैटेलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड। ये क्या करते हैं, दो को लिंक कर देते हैं। एंजाइम कैटेलाइज द जॉइनिंग ऑफ CO CS बॉन्ड, CN बॉन्ड। तो ये क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं एक दूसरे बॉन्ड को, उसे कहते हैं लाइगेज। तो याद रखना कि लाइज होता है उसमें हाइड्रोजन जो वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हाइड्रोलेज होता है, हाइड्रोलेज में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो लाइगेज होता है वो दो बॉन्ड को जोड़ देता है। लाइज तोड़ता है, लाइगेज जोड़ता है। लाइज तोड़ेगा विदाउट वाटर, हाइड्रोलेज तोड़ेगा वाटर के साथ, लाइगेज जोड़ेगा, लाइगेज जोड़ेगा, लाइज तोड़ेगा। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ 1 or 2 सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। एंजाइम तो कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन के, जैसे इंसुलिन तो अल्फा और बीटा का बना होता है, तो ये कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन का बने होते हैं। However, there are number of cases in which non-protein constituted cofactor are bound to the enzyme to make enzyme catalytically active। तो जो कैटालिटिकली एक्टिव बनाने के लिए एक कोफैक्टर होता है जो मेटल का बना हो सकता है, किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, वो एंजाइम के साथ जुड़ जाता है और उसको एक्टिव बना देता है। इन दिस इंस्टांस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। तो एक तो प्रोटीन हो गया, एक साथ में ग्रुप जुड़ गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो जो एंजाइम है उस पार्ट को तो अपन कहेंगे एपोएंजाइम, उस पूरे जो प्रोडक्ट में, जो कॉम्प्लेक्स में जो एंजाइम पार्ट है उसको कहेंगे अपन एपोएंजाइम। एंजाइम मेड ऑफ प्रोटीन, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और उसको मिला के क्या कहेंगे अपन, उसको दोनों चीज़ को मिला के कहेंगे अपन होलो एंजाइम। तो प्रोटीन हो गया प्लस नॉन प्रोटीन हो गया, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, होलो एंजाइम। और जो प्रोटीन है अकेले को क्या कहेंगे अपन, एपोएंजाइम। कॉम्बिनेशन ऑफ कोएंजाइम एंड एपोएंजाइम प्रोड्यूसेस होलो एंजाइम। तो प्रोटीन है ये तो क्या है, ये तो है एपोएंजाइम जो प्रोटीन पार्ट है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो है कोएंजाइम, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, होलो एंजाइम। तो प्रोटीन पार्ट है कोएंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट है प्रोटीन पार्ट है एपोएंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है कोएंजाइम, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज कंप्लीट एंजाइम। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड। प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं, कोएंजाइम हो सकते हैं, मेटल। तो ये नॉन प्रोटीन कुछ भी हो सकते हैं, नॉन प्रोटीन को मेनली कोफैक्टर कहते हैं। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं, कोएंजाइम भी हो सकते हैं, और मेटल आयन भी हो सकते हैं। तो नॉन प्रोटीन पार्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम। तो जो मेनली प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये मेनली किसका बनाता है, ये मेनली बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फॉर एग्जाम्पल इन परऑक्सीडेज एंड कैटालेज विच कैटेलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। एक परऑक्सीडेज होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ता है वाटर एंड ऑक्सीजन में। हीम क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। और इसमें जो हीम होता है वो क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है। हीम इज आल्सो प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन है, साइटोक्रोम। तो हीम कई जगह प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है। अब बात करते हैं कोएंजाइम की। कोएंजाइम आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। तो जो अपन ने कोफैक्टर में कोएंजाइम पढ़ा था, ये भी क्या होता है, ये भी ऑर्गेनिक होता है, पर इसमें ट्रांजिएंट एक्टिविटी होती है।
जो कोएंजाइम होता है सर्व एज कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइट रिएक्शन। तो कोफैक्टर को अपन ने मेनली 9 प्रोटीन होता है जो कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर को अपन 3 में डिवाइड किया, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटालिक आयन। जो मेटालिक कोएंजाइम और कोफैक्टर होते हैं, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं, मेटालिक आयन इनऑर्गेनिक होता है। तो कोएंजाइम होता है ये कोफैक्टर काम करते हैं, वो होता है एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम और विटामिन। जैसे विटामिन होते हैं ये क्या एक्ट करते हैं, ये मेनली एज ए कोएंजाइम एक्ट करते हैं। जैसे निकोटीन, एडेनिन, डी डाई न्यूक्लियोटाइड है NAD एंड NADP कंटेन विटामिन नियासिन। जो एंजाइम NAD और NADP होते हैं वो विटामिन नियासिन होता है, उसको एज ए कोएंजाइम यूज करते हैं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप अपन ने पढ़ा हीम, वो भी ऑर्गेनिक होता है, भी टाइटली बाइंड होता है हीम। तो जो कोफैक्टर होता है उसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो टाइटली बाइंड होएगा और जो कोएंजाइम होएगा वो ट्रांजिएट होएगा और वो थोड़ी देर के लिए बाइंड करेगा। बायोटीन, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन आर कोएंजाइम एक्टिविटी। तो विटामिन होते हैं ये मेनली कोएंजाइम होते हैं एंड विटामिन इज विदाउट कोएंजाइम एक्टिविटी। विटामिन ई में कोई नहीं कोएंजाइम एक्टिविटी होती। एंड एवरी कोएंजाइम इज ए कोफैक्टर बट एनर्जी कोफैक्टर इज नॉट कोएंजाइम। एवरी कोफैक्टर इज नॉट कोएंजाइम। तो मान लो कोएंजाइम है तो वो कोफैक्टर हो सकता है, पर कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, कोएंजाइम भी हो सकता है, मेटालिक है। तो सारे जो भी कोफैक्टर होते हैं वो कोएंजाइम नहीं होते, उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होते हैं, मेटालिक आयन। पर जो कोएंजाइम आएंगे वो सारे क्या आएंगे, कोफैक्टर आएंगे। अब बात करते हैं मेटल, ये इनऑर्गेनिक होता है। ए नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन एट द एक्टिव साइड। इसमें क्या होता है, जो एक्टिव साइड में साइड चेन होती है वो मेटल के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेती है, एट द सेम टाइम फॉर्म द अनदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। तो एक तरफ तो मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगी और एक तरफ बना लेगी सबस्ट्रेट के साथ। जैसे कि जिंक क्या मेटालिक आयन वो फैक्टर होता है फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रेज। तो कुछ एग्जांपल होते हैं मेटल के जो एक्टिविटी किस एंजाइम की एक्टिविटी करते हैं। जिंक इज आल्सो प्रेजेंट इन कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिंक किस में होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज में होता है। आयरन किसका होता है, कैटलेज का होता है कोफैक्टर। मैग्नीशियम कोफैक्टर होता है रुबिस्कोर पेप्केज का। तो मैग्नीशियम किसका होता है, रुबिस्कोर पेप्केज का। तो मैग्नीशियम याद रखना, रुबिस्कोर पेप्केज का कोफैक्टर होता है। और क्या होता है, जो मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम इज कोफैक्टर फॉर नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। तो नाइट्रोजनेज का कौन सा होता है, मोलिब्डेनम। निकल किसका होता है, निकल इज ए कंपोनेंट ऑफ एंजाइम यूरिएज। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजनेज। तो अलग अलग जो मेटल होते हैं वो अलग अलग एंजाइम पे कोफैक्टर काम करते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। अगर मान लो कोफैक्टर को ही रिमूव कर देंगे तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी, विच टेस्टिफाइड दैट दे प्ले क्रूशियल रोल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो जो उनकी कैटालिटिक एक्टिविटीज एंजाइम की उनके लिए बड़ा क्रूशियल पार्ट करते हैं कोफैक्टर।